नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2017 का, उसी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कवर करेंगे और एनसीईआरटी को आप रेगुलर पढ़ते रहिए क्योंकि एनसीईआरटी से भी प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी को भी आप कवर करते रहिए। कुछ एडवांस में भी जो आप जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, उसको भी कवर करते रहिए और थोड़ा थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर देखते रहिए। तभी जाके आपका जो पीजीटी का जो प्रिपरेशन है वो आपकी हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। कल 5 तक हम लोगों ने किया था, आज क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अस्तरीय यानी अजोनल सॉइल मिट्टी को दर्शाता है। अस्तरीय बता रहा है, अजोनल सॉइल, ठीक है, कौन दिखाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, नदी से उत्पन्न सामग्री, टुंड्रा मिट्टी, लाल रेगिस्तान की मिट्टी और वॉक पीट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी नदी से उत्पन्न सामग्री जो है वो अजोनल सॉइल कहलाती है या दर्शाती है, जिसको हम लोग अस्तरीय मिट्टी कहते हैं। तो क्या होता है अजोनल सॉइल, अस्तरीय मिट्टी, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो जो अजोनल सॉइल होता है ये नवीन मिट्टी होती है जिसमें मृदा निर्माण प्रक्रियाओं द्वारा परिच्छेदिका का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है, अर्थात यह जो मिट्टी होती है अपरिपक्व होती है। इसको हम कह सकते हैं कि ये जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नवनिक्षेपित जलोढ़ और बालुका स्तूपों के ऊपर निर्मित मिट्टी इसके उदाहरण है। यानी जिसे हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर कहते हैं, वो अजोनल सॉइल होती है, ठीक है। वह मृदा जो इतनी प्रौढ़ नहीं होती कि उसमें परिच्छेदिका का विकास हो सके। यानी जो अजोनल सॉइल होते हैं इसमें सॉइल प्रोफाइल डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसको हम एक आसान भाषा में ये समझ सकते हैं, अजोनल का मतलब होता है कि अस्तरित, यानी कोई मिट्टी किसी क्षेत्र की नहीं होगी। ये मिट्टी थी, मान लेते हैं कि इस रीजन की, किसी माउंटेनस रीजन की, पर्वतीय क्षेत्रों की। अब इसमें बारिश होने के बाद जब ये अपर्दन होगा इसमें, तो ये मिट्टी यहाँ से बहकर किसी दूसरे जगह डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये मिट्टी क्या कहलाएगी, अजोनल, यानी इस जोन की नहीं थी, ये दूसरे जोन से आके किसी दूसरे जोन में यानी किसी दूसरे क्षेत्र में डिपॉजिट हो गई है। ऐसे मिट्टी को हम लोग अजोनल सॉइल कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल शब्द, बायोस्फीयर शब्द जो वर्ड है सबसे पहले उपयोग किसने किया था, ठीक है। तो हंचिसन है, एडवर्ड स्वेस है, ग्रिफिथ टेलर है और ओडूम है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी जैवमंडल शब्द का सबसे पहले प्रयोग एडवर्ड स्विस किया थे, ठीक है। कहीं कहीं स्वेस, कहीं कहीं सूस लिखा रहता है। तो जो बायोस्फीयर वर्ड है सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया था एडवर्ड स्विस ने। अब हम लोग देखते हैं कि बायोस्फीयर शब्द 1875 में एक भूवैज्ञानी, ठीक है, स्टुअर्ट सूस द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। जो एडवर्ड सूस थे ये एक जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानी थे। इन्होंने ही बायोस्फीयर वर्ड 1875 में दिया था, जिसे इन्होंने पृथ्वी की सतह का उस स्थान के रूप में परिभाषित किया जहां जीवन रहता है। यानी बायोस्फीयर का तात्पर्य इन्होंने इस बात से बताया कि जहां जीवन रहता है ऐसे क्षेत्र को हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये एडवर्ड स्विस द्वारा 1875 में कहा गया था। वहीं अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो 1935 में जो आर्थर टैंसले थे, सर आर्थर टैंसले, इन्होंने ही इकोसिस्टम वर्ड पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। तो 1875 में बायोस्फीयर वर्ड स्टुअर्ट स्विस द्वारा और 1935 में आर्थर टैंसले द्वारा इकोसिस्टम वर्ड दिया गया था, ओके।
वहीं बात करें इकोलॉजी की यानी पारिस्थितिकी शब्द की, तो ये शब्द इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले 1866 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस यहाँ से एक ना एक पूछे ही जाते हैं। या तो इकोसिस्टम वर्ड दे दिया जाए, या तो इकोलॉजी दे दिया जाए, या फिर बायोस्फीयर दे दिया जाए। ठीक है, तो इकोसिस्टम की बात करेंगे तो आर्थर टांसले 1935, इकोलॉजी की बात करेंगे तो अर्नेस्ट हैकल 1866, और बायोस्फीयर की बात करेंगे तो स्टुअर्ट स्वेस 1875 में। ओके, प्रश्न यहीं से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम एक भू रूप है, यानी जो केम है एक स्थलाकृति है, भूमि का रूप है, या किसके साथ जुड़ा हुआ है? यानी जो केम स्थलाकृति है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? फ्लूवियल भूरूप है, पवन क्रिया द्वारा निर्मित भूरूप है, तरंग क्रिया द्वारा, या फ्लूवियो हिमनद के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लेशियल यानी फ्लूवियो हिमनद क्रिया के द्वारा जो केम्स है ये स्थलाकृति का निर्माण होता है। ओके, तो क्या होता है केम्स स्थलाकृति, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो जब हिमानियों का अग्रभाग यानी कोई भी जब ग्लेशियर होता है तो उस ग्लेशियर का आगे का पोर्शन, आगे का भाग जब पिघलता है, ठीक है, ग्लेशियर का जब आगे का भाग पिघलेगा तो रेत और बजरी जैसे पदार्थों का टीला के रूप में जमा हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में मान लेते हैं कि कोई ग्लेशियर रीजन है, अब यहाँ पर जब इसका अग्रभाग पिघलेगा तो अपने साथ ये इरोडेड मटेरियल को भी आगे ले जाएगा। अब इरोडेड मटेरियल जब जो पर्वतीय क्षेत्र का तली है उसके आसपास पहुँचेगा तो यहाँ जो मेटल्स है या मटेरियल्स है जो हैवी है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और ये यहाँ एक टीले के रूप में जमा हो जाता है जिसे हम लोग एक केम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये फ्लूवियो ग्लेशियल प्रोसेस के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ठीक है, किनारे से तीव्र ढाल वाले टीलों को केम कहा जाता है। किनारे से तीव्र ढाल यानी इसका जो किनारे का ढाल होता है वो स्टीप होता है। ठीक है, इसको हम लोग केम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन झारखंड से पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में झारखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ऑप्शन था आपके सामने 32, 35, 28 और 30। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने का बात था कि ये जो डाटा दिया गया था ये पूरे इंडिया में जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है दोनों को मिला के दिया गया था। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए माना गया था, यानी 32वें स्थान पर। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में झारखंड देश में 32वें स्थान पर था। जब इसकी चर्चा करते हैं हम लोग साक्षरता दर की, तो 2011 में झारखंड की जो साक्षरता दर थी वो 67.63% यानी 63% थी। तो 67.63% की साक्षरता दर के साथ 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत यानी 74.04% से नीचे था झारखंड का साक्षरता दर। ठीक है, तो झारखंड साक्षरता दर के मामले में भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी 2011 के समय जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य थे 36 कुल मिला के, इन 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 32वें स्थान पर था। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, यानी 32वें स्थान पर। अगर झारखंड में साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो रांची है, यानी 77.13%। यहाँ रांची छूट गया है लिखना, तो रांची है सर्वाधिक साक्षर जिला, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है जहाँ 50.17% जनसंख्या साक्षर है। ओके, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में हो सकता है कि प्रश्न यहाँ से पूछा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में खनिज पदार्थों का अधिकतम भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने हिमालय क्षेत्र में,
इंडो गैंगेटिक प्लेन में, छोटा नागपुर पठार में, या गोदावरी बेसिन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छोटा नागपुर पठार। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पठारी क्षेत्र होता है ये खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है पठारी क्षेत्रों में, और जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है इसको खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है, पठारी क्षेत्र को। तो जब हम लोग पठारी जो छोटा नागपुर पठार है इसकी बात करते हैं, तो छोटा नागपुर एक पठारी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से झारखंड को कवर करता है, ठीक है। लेकिन झारखंड के अलावे छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है, बिहार में भी है, और उड़ीसा में भी इसका विस्तार है छोटा नागपुर पठार का, ठीक। अगर छोटा नागपुर पठार की उच्चतम बिंदु की बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी है जो कि गिरिडीह में है, और ये 1365 मीटर ऊंचा है सी लेवल से। ओके, जो छोटा नागपुर पठार है इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। तो खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर को। ओके, छोटा नागपुर का पठार जो है ये उत्तर में गंगा और सोन नदी, वहीं दक्षिण में महानदी बेसिन के बीच है। उत्तर में अगर बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार के उत्तर में गंगा नदी है, और दक्षिण में दक्षिण में महानदी है। तो गंगा, सोन नदी और महानदी के बीच का जो भाग है इसी भाग में छोटा नागपुर पठार का विस्तार पाया जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था आज का हमारा 5 क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस का पैटर्न समझने में आपको हेल्प हुआ होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।